अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस सीरीज़ से। तो इसमें जो भी क्लास 10th के लिए इम्पॉर्टेंट मैप्स होंगे उसको अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे आपको जो मैंने सिलेबस सेंड किया हुआ है उसमें भी क्या क्या क्वेश्चन मैप में आने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम अपना मैप वर्क रिवाइज इस सीरीज़ में करेंगे और आज हम पहला लेसन इसमें कर रहे हैं। तो आपका जो सिलेबस है क्लास 10 का उसमें इतिहास में कांग्रेस के कुछ सेशंस हैं। आपको पता है कि कांग्रेस बनी थी ईयर 1885 में। तो आपको जब भी कोई चीज़ हम डिस्कस करेंगे तो हम उसके आसपास की चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे ताकि लिखते समय उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रहे। तो कांग्रेस बनी थी 1885 में और उसको किस लिए बनाया गया था? कांग्रेस को बनाया गया था कि सरकार के पास में कोई भी डिमांड रखनी है अपनी, तो उन सारी डिमांड्स को पूरी रखने के लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसके ज़रिए लोग एक जगह इकट्ठे होके अपनी मांग अलग अलग मुद्दों पर कर सके। तो यहाँ पे 3 अधिवेशन हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक है कलकत्ता का अधिवेशन, इनके ईयर भी आपको याद रखना है, जो हुआ था 1920 में। दूसरा है मद्रास का अधिवेशन जो उसके 7 साल बाद 1927 में हुआ था। फिर है लाहौर का अधिवेशन जो 2 साल बाद हुआ था 1929 में। अब आपको जब ये पूछा जाता है कि 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो आपको याद रखना है ये ईयर वाइज। जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, ईयर वाइज उन जगहों का नाम लिखा है। कलकत्ता 1920, मद्रास 1927, लाहौर 1929। तो जब भी आप इनको याद करेंगे तो शहरों के साथ साथ आप इनको भी थोड़ा सा रटते हुए चलें कि कलकत्ता 1920 है, मद्रास 1927 और लाहौर 1929। तो आपको ये ईयर वाइज भी याद रहेगा, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन कौन से वर्ष में हुआ था। तो आपको ईयर भी याद रखना चाहिए। अब इनकी जो लोकेशन है वो लोकेट करने के लिए आती है मैप में। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो लोकेशन है वो भारत के मानचित्र में कहाँ है। आपको पता है कि जो कलकत्ता है ये वेस्ट बंगाल है इंडिया का। अब पहले ये जो बांग्लादेश था ये वाला एरिया और पश्चिम बंगाल ये सारा का सारा एक ही था ना। बाद में इसको अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर दिया था 1905 में और एक को पूर्वी बांग्लादेश बना दिया था, एक को पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल बना दिया था। तो जो पूर्वी बंगाल है उसको हम आज का बांग्लादेश बोलते हैं और पश्चिम बंगाल का नाम आज भी वही है, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के यहाँ पे एरिया जो यहाँ पे है, देखिए इधर यहाँ पे है कलकत्ता स्थापित, है ना। ये थोड़ा सा जो हुगली रिवर है इसके रिवर साइड पे है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिप्स के ज़रिए ट्रेड होता है। तो अंग्रेज़ों ने ही इस शहर को बसाया था। आपको पता है कलिकता नाम का एक गांव था जिसके अंग्रेज़ों ने जिसको ख़रीदा था, जिसकी दीवानी प्राप्त की थी, इसी को डेवलप करके इन्होंने बाद में कलकत्ता नाम का शहर बसाया था। ठीक है। तो 1920 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में कांग्रेस का। उसके 7 साल बाद अधिवेशन होता है मद्रास में 1927 में। अब मद्रास की भी देखो लोकेशन आपको याद रखनी है कहाँ है। ऐसा नहीं हो सकता कि मद्रास, आपको ये तो चलो याद है कि मद्रास 1927 में अधिवेशन हुआ था, बट आपको उसकी लोकेशन भी याद रखनी है। मद्रास किस राज्य में वो भी याद रखना है। जैसे कि मद्रास है तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु का है, ये भारत के सबसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी राज्य में है, सबसे दक्षिण में है और थोड़ा सा पूर्व की तरफ इसका हेड है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मद्रास यहाँ है तो आपने इसको हल्का सा यहाँ पे दर्शा दिया, है ना, इधर। तो ये जैसे ही आप इसको यहाँ दर्शाएंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश में पहुँच जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो लोकेशन है जगहों की वो भारत के मानचित्र में सही दर्शाए। आपने हल्का सा भी उसको अलग उसमें पहुँचा दिया, आपको लगा कि आपने तो साउथ इंडिया में दर्शाया है, बट वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि राज्य ही अलग हो जाएगा फिर। ठीक है। तो लोकेशन याद रखनी है, मद्रास है तमिलनाडु में। उसके बाद में लाहौर। अब लाहौर ये जो है ये है यहाँ पे पाकिस्तान में, जो आज का है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे है, देखो मैंने येलो से इसको थोड़ा क्लैरिफाई किया है। 1929 में इसका अधिवेशन हुआ था क्योंकि जो पाकिस्तान है ये भी पहले इंडिया ही था, है ना, इंडिया का पार्ट था। 1947 में इसको डिवाइड करके पाकिस्तान नाम का अलग देश बना दिया। तो लाहौर में
1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अब ऐसा नहीं करना है कि आपने लाहौर यहाँ का थोड़ा सा इधर कर दिया या फिर आपने पंजाब में इसको दर्शा दिया, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। कुछ भी इधर उधर आपने कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो लाहौर है वो इंडिया का पार्ट है ही नहीं अभी। तो लाहौर को आपको पाकिस्तान में ही दर्शाना पड़ेगा, तभी इसका आंसर सही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम लोग कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कुछ कुछ इवेंट्स हुए थे हमारे भारत में, जब हमारा भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो उन स्वतंत्रता संग्राम के समय भी जो फेमस जगह थी, इनके भी आपको वर्ष याद रखने, किन वर्षों में हुआ था, वहाँ पे हुआ क्या था, और उनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो ये जो भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, ये ज़्यादातर तब होंगे जब गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, ज़्यादातर तब है। ठीक है, इसके अलावा भी है, बट जो हमारे एग्ज़ाम में आने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो ज़्यादातर गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। तो इसमें एक है चंपारण में क्या हुआ था, नील उत्पादक किसानों का आंदोलन हुआ था 1917 में। जो नील के उगाने वाले किसान थे, बिहार में है चौरी चौरा, सॉरी चंपारण, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है बिहार, और बिहार में यहाँ पे, ये थोड़ा सा नेपाल की साइड में, यहाँ पे देखो दर्शाया हुआ है चंपारण। तो ये आपको इसकी लोकेशन याद रखनी कि 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। सबसे पहले उन्होंने यहीं से चीज़ों की, आंदोलनों की स्टार्टिंग करी थी इंडिया में। और चंपारण में जाके उन्होंने जो नील की खेती करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाते थे नील की। वो नहीं करना चाहते थे फिर भी, बिकॉज जो नील था वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और अंग्रेज़ों को चाहिए था अपने यहाँ पे वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। और नील के साथ प्रॉब्लम क्या थी, जब भी नील उगाते थे तो उसके साथ में जो पैदावार होती थी ज़मीन की, वो कम हो जाती थी, इसलिए वहाँ के किसान उसको उगाना नहीं चाहते थे। बट अंग्रेज़ उनसे ज़बरदस्ती उगवाते थे, क्योंकि भारत गुलाम है, तो यहाँ से वो कुछ भी करवा सकते हैं, है ना, और उनको उगवा के कम दामों पर यहाँ से खरीदते थे। तो इनका से एक तरीके से शोषण हो रहा था। तो गांधी जी को बुलाया गया था यहाँ के किसानों द्वारा चंपारण में, और उन्होंने बोला था कि आप हमारे लिए आंदोलन करो। तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन यहीं पे किया था। अब चंपारण की लोकेशन देख लो आप, बिहार में है, यहाँ पे मैंने लोकेट कर दिया है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है अमृतसर में, आपको पता ही है, हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। अब अमृतसर कहाँ है, अमृतसर है यहाँ पे पंजाब में, और पंजाब में यहाँ पे अमृतसर है। 1919 में ये घटना हुई थी, तो आपको इसको याद रखना है। अमृतसर कहाँ पे है, पंजाब में है, पंजाब की लोकेशन याद रखनी है। और पंजाब का जो पाकिस्तान का बॉर्डर वाला एरिया है, उससे थोड़ा सा राइट साइड इंडिया में है। ठीक है, ईयर ज़रूर याद रखना है। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था 1919 में हुआ था। उसके बाद है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था, 1920 में ये गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया था असहयोग आंदोलन। और इसकी जब स्टार्टिंग हो गई थी तो 2 साल बाद ये अच्छे से चला था। उसके बाद में एक इवेंट हो गया था, जिसमें कि जो इंडिया के किसान थे या जो प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने एक हिंसक आंदोलन कर दिया था। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। उन्होंने क्या करा था, पुलिस स्टेशन को उन्होंने जला दिया था चौरी चौरा में। तो गांधी जी को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, कि उन्होंने बोला कि ये तो हमारे आंदोलन का तरीका है ही नहीं। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था चौरी चौरा में, ये घटना होने के बाद में। और ये कब हुआ था, 1920 में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की लोकेशन सबको पता है। और 1922 में यहीं पे आपको दिखाना है चौरी चौरा, देखो यहाँ पे है ये। ठीक है, तो इसकी लोकेशन याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि जो असहयोग आंदोलन है 1920 से स्टार्ट होता है, 2 साल तक चलता है 1922 तक। और 22 में जब ये चौरी चौरा वाला कांड हो जाता है, उसके बाद में इस आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। फिर हमको याद रखना है कि बारदौली में भी गांधी जी ने एक स्टार्ट किया था आंदोलन, जो 1928 में। अब बारदौली कहाँ पे है, बारदौली है गुजरात में, इधर है, महाराष्ट्र से थोड़ा सा ऊपर है बारदौली। गुजरात में भी आप लोकेट करते हो तो भी चलेगा, बट आपको राज्य की जो लोकेशन है एटलीस्ट वो याद रहनी चाहिए। तो 1928 में
ये हुआ था इवेंट। और इसमें क्या हुआ था कि यहाँ के जो किसान थे इनसे ज़बरदस्ती टैक्स लिया जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स में। तो यहाँ के जो किसान हैं इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया था कि हम लोग को इतना हाई टैक्स नहीं देना, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सूखा वगैरह भी पड़ गया था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई थी। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ था कि यहाँ के जो किसान थे वो टैक्स को चुकाने की पोजीशन में नहीं थे। तो यहाँ पे जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना, यहाँ से ही उन्होंने गांधी जी के साथ मिलके ये बाकी के जो सत्याग्रह हुए या आंदोलन हुए गांधी जी से, वो इसी आंदोलन के साथ में जुड़े थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था बारदोली आंदोलन। और बारदोली जो सत्याग्रह भी इसको बोलते हैं, ये गुजरात में था। इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है। और एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से आंदोलन के साथ में गांधी जी को ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। तो एक और इवेंट है जो गांधी जी ने गुजरात में ही किया था, वो उन्होंने की थी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने, आपको पता है कि वो सिंपल चीज़ों के साथ उन्होंने अपने सारे आंदोलन स्टार्ट किए थे। तो उस समय क्या था, अंग्रेज़ सरकार जो थी बहुत ज़्यादा हाई टैक्स लगा रही थी जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे कि नमक है। तो अब गांधी जी ने बोला कि इतनी बेसिक चीज़ों पे अगर अंग्रेज़ लोग टैक्स लगा रहे हैं तो वो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको भी पूरा हम लोग नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है हमारा। तो गांधी जी ने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में ही है, और वहाँ से वो दांडी नामक जगह पे गए थे। अब देखो दांडी यहाँ पे लोकेटेड है, जहाँ पे बारदोली था इसी के साइड में है, और ये समुद्र के किनारे हैं, बिकॉज जो नमक बनाएंगे वो समुद्र के किनारे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको लोकेट करना है आपको, गुजरात में ही। इसका ईयर याद रखना है 1930। ठीक है, तो ये मैप के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा सकता है कि दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक थी और इसका ईयर कौन सा था। और इसी के साथ में गांधी जी ने 1930 में स्टार्ट किया था अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो विदेशी व्यापार के केंद्र थे। आप लोगों को पता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उनके साथ में और भी लोग थे जो इंडिया में आए थे व्यापार के लिए। तो इसमें कौन कौन लोग थे, इसमें एक तो अंग्रेज़ लोग थे। अगर एग्ज़ाम में आते हैं कि कौन कौन से देशों के लोग इंडिया में व्यापार बनकर आए थे, तो उसमें से अंग्रेज़ लोग आए थे, और उनसे भी पहले आए थे पुर्तगाली, और उनके साथ में कुछ सालों बाद आए थे फ्रेंच लोग फ्रांस के, और आए थे डच जो कि नीदरलैंड से आए थे। ठीक है, तो ये तो मेनली कंट्रीज़ के लोग आए थे, इसके अलावा भी कुछ और लोग थे जो कि व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर इंडिया आने के बाद में उन्होंने कुछ कुछ जगहों पर अपने व्यापार के केंद्र बना लिए थे, है ना। और उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड था वो समुद्र से होके ही जाता था, बिकॉज वो लोग समुद्र के रास्ते ही इंडिया में आए थे। तो उन लोगों ने जो भारत का पश्चिमी तट है यहाँ के कुछ शहरों में अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे, और कुछ बनाए थे पूर्वी तटों में। तो पश्चिमी तटों में एक है सूरत और एक है गोवा। सूरत है गुजरात में, और गोवा पूरा राज्य है जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है। इसके अलावा है पूर्वी तट पे मद्रास और मसूलीपट्टनम, है ना, जिसको मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी जो लोकेशन है हम लोग उसको मैप में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है गुजरात का राज्य है, यहाँ पे है सूरत, और सूरत में उनका मेन राज्य था। यहाँ पे है गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में है, इन दोनों के बीच में। और इसके अलावा है मद्रास में, मद्रास आपको पता ही है, मद्रास में अधिवेशन भी हुआ था 1927 का कांग्रेस का, ये तमिलनाडु में स्थित है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, इसका लोकेशन यहाँ पे है, थोड़ा सा डार्क मैप है इसका, यहाँ पे है लोकेशन। ठीक है, तो आपको इन लोकेशंस को याद रखना है। इसके अलावा भारत में क्या हुआ था कि कुछ कुछ जो इवेंट्स चल रहे थे, और यहाँ पे मांग की जा रही थी कि इंडिया के अपने भी औद्योगिक घराने होने चाहिए, यहाँ के भी उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए,
है ना। तो उससे पहले अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर ली थी, बट धीरे धीरे फिर भारत के भी कुछ लोगों को इन जगहों पर व्यापार करने का मौका मिला, और कुछ जो शहर ऐसे थे जो कि भारत के औद्योगिक केंद्र बनने लगे। औद्योगिक केंद्र का मतलब होता है कि ऐसे शहर जहाँ पे बहुत सारे उद्योग हैं, ठीक है। तो अब भारत में ये जो सारे उद्योग हैं, तो भारत में जो उद्योग हैं वो कुछ शहरों में धीरे धीरे करके डेवलप होने लगी, और ये जो शहर हैं ये अलग अलग उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे। तो 1931 तक जो इंडिया की पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी उद्योगों के मामले में, जिसमें कि अगर आप लोग देखें कि कौन कौन से जो शहर है वो ज़्यादा फेमस हो गए, यानी कि वो पहले इतना फेमस नहीं थे जब पहले भारत में मुग़लों के समय में या उसके बाद में थोड़े से रजवाड़े वगैरह थे, बट अंग्रेज़ों के आने के बाद ये कुछ शहर है जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, ठीक है। अब इसमें देखो दो ये नाम है यहाँ पर, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। संयुक्त प्रांत हम बोलते हैं जो आज का हमारा उत्तर प्रदेश वाला राज्य का एरिया है उसको, और मध्य प्रांत हम बोलते हैं जो आज का मध्य प्रदेश है इस वाले राज्य को, ठीक है। बाकी आप जो ये राज्य हैं इनको नाम सेम ही है, इनको आप ऐसे ही याद भी रख सकते हैं। तो अभी जो शहर याद करने हैं या जो जगह याद करनी है उद्योगों के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो जैसे कि एक है बिहार, उसके बाद है बंगाल। बंगाल आपको पता है वस्त्र उद्योगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। सबसे पहले जो यहाँ पे सूरत के बाद अंग्रेज़ों ने दीवानी प्राप्त की थी, सिराजुद्दौला को हरा के वो बंगाल की ही प्राप्त की थी। मद्रास बहुत फेमस है, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन के लिए और जो अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक शहर बनाए थे उनके लिए। बम्बई, और बम्बई आपको पता है आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बम्बई भी 1931 के अराउंड फेमस था अपने वस्त्र उद्योग के लिए, आज भी वो वस्त्र उद्योगों के लिए काफ़ी फेमस है, बट अभी हम लोग उसको थोड़ा मूवीज़ वगैरह उद्योग होने के कारण इसका नाम ज़्यादा सुनते हैं। पंजाब में भी वस्त्र उद्योग बहुत ज़्यादा डेवलप था, तो ये भी बहुत बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक प्रदेश था। तो अभी जो हमने मैप्स किए हैं इनको आप एक बार वापस से देख लीजिएगा, इनकी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर भी देखिए लिखी हुई हैं। तो ये जो जगह है बंगाल है, मुंबई है, मद्रास है, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, पंजाब, इनकी लोकेशंस आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जितनी भी चीज़ें आज हमने मैप में की हैं, विदेशी व्यापार के केंद्र, एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि विदेशी व्यापार के किन्हीं भी 5, 4 या 3 केंद्रों के नाम बताइए या उनको मैप में दर्शाइए। तो जब तक आपको इनके नेम नहीं पता होंगे और नहीं पता होगा कि ये कहाँ पर लोकेटेड हैं, किस राज्य के अंदर, तो उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतने ही मैप्स को करते हैं, और कल हम इसके आगे के मैप्स वालों को कुछ नोट्स को हम लोग और देख लेंगे। इसमें कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मेरे को आप कमेंट्स करके बताएंगे, फिर उसको हम एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे।